नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका 5वां पार्ट का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या तो भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत है और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत के कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्को महमूद ने किया था, अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारतीय समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे। वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्हें हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अफगान शासक और जो कुछ लोग आए थे वे भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में भी बहुत ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्हें उनकी अधीनता स्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। क्वेश्चन मेंशन करिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह स्त्री गयासुद्दीन तुगलक की भी थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह तो होते तो थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस दौर के कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के विशेष रूप में सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, गो कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न हो। शेरशाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि कौन सा जो ऐसा राजा था जिसने मुगल काल के अंत में आरंभ में ही हस्तक्षेप किया था, तो आपको शेरशाह याद रखना है। अफगान शासकों में सबसे योग्य था। ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसके आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल को नियुक्त पहले शेरशाह ने ही किया था। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते रह गए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें मैं बताता चल रहा हूं, मेंशन करते चलिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये जो आपका एग्जाम है। भारत और हिंदू धर्मों पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव पर पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इसी विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना और जीवन बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संघर्ष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण कर उसने कई दिशाओं में विकास किया। फारसी भाषा सरकारी भाषा बन गई। तो अब पूछेंगे क्वेश्चन की कौन सी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई थी, तो फारसी याद रखिएगा। और के बहुत से सब बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके जन भाषाओं का भी विकास किया गया। भारत में जिन विभाजक हुए उनमें वृद्धि हुई। उनमें से एक पर्दा प्रथा थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में हुआ, तब जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। तो भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन कब शुरू हुआ? मुगल काल में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव अधिक था। यानी उस मध्य विशाल और
विशाल पूर्वी प्रदेश में, जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः इस्लाम मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। तो आप ये समझ लीजिए, जो सरहदी सूबे थे उसमें जो है पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इसमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमरावों में हुए। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। तो कौन सी जनता पर नहीं पड़ा इनका जो है प्रभाव? देहाती जनता पर। ठीक है। इनकी शुरुआत दरबार समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुराने आर्य संस्कृति का केंद्र हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़वादिता का गढ़ बन गया। तैमूर के हमले से दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई, तो जौनपुर संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। तो 15वीं शताब्दी में जो कौन सी रियासत जो है धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति, रियासत कला का केंद्र रही? तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त प्रांत जो जौनपुर है वहां की। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदू और मुसलमानों के बीच, धर्मों के बीच समन्वय का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुलब्दीन और उसकी सहिष्णुता के संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृत को प्रोत्साहन करने का बहुत यश मिला है। पूरे भारत में यही उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचारों लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों और आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इसी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए, जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा की या उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। ठीक है। तो यहाँ से जो है 15वीं शताब्दी में ये बहुत महत्वपूर्ण ये पैराग्राफ होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 15वीं शताब्दी में जो दक्षिण में रामानंद और उनके से भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कौन हुए? कबीर हुए। कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन समाज सुधारकों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप में किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था। वे अब भी उन्हीं से घिरे थे और उनमें बाहर आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। विदेशी तत्वों के भारत के अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा में प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा की फारसी बनी रही। ठीक है। आरंभ के लेखों में सबसे आमिर खुसरो थे। ठीक है। आरंभ में लेखकों में सबसे प्रसिद्ध आमिर तुर्क थे। तो वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लीजिएगा। वे 14वीं शताब्दी के कई अफगानों सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी की चोटी के कवि थे। कौन? फारसी के बड़े कवि थे, मतलब छोटे मतलब ऊंचे कवि, और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्रिक वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सितार का आविष्कार किसने किया, तो आपको याद रहना चाहिए कि किसने किया? आमिर खुसरो साहब ने। ठीक है। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्रीवाद के सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत की प्रगति थी। इसमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण, वो भी संस्कृत से रिलेटेड, के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि के आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाजों और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया।
उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और नवीन जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरीके से साथियों ये था कबीर और 15वीं शताब्दी के लेख के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में जिसका बाबर अकबर और भारतीकरण की प्रक्रिया होगी। ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक होगा, इस पर हम नया वीडियो लेकर मिलते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपनी जो भी दुविधा है वो पूछते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।